हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने चांदी की फ्रॉक की चक्की की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बसंतपुर नाम के एक गाँव में एक रवीना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ शीला के साथ में रहती थी। रवीना की सौतेली माँ बहुत ही खड़ूस और स्वार्थी स्वभाव की औरत थी। शीला रवीना के पिता रमेश के काम पर जाते ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। रवीना की सौतेली माँ रवीना से दिन रात घर के काम करवाती रहती थी और बदले में केवल सूखी रोटी खाने को ही देती थी। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और रवीना अब 18 साल की हो जाती है। इसी बीच रवीना की सौतेली माँ शीला को अपनी एक बेटी रिमझिम हो जाती है। अब शीला किसी भी तरह रवीना की शादी करवाना चाहती थी ताकि वो इस घर को खाली करके चली जाए। शीला अक्सर आस पड़ोस में रवीना की शादी के लिए बात किया करती थी। इसी तरह एक दिन शीला शॉपिंग के लिए शहर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक गरीब हट्टा कट्टा नौजवान बहुत परेशानी में नजर आता है। तभी वो लड़का शीला के पास आता है और उससे कहता है, आंटी जी, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और कोई मुझे काम पर भी नहीं रख रहा है। आप मेरी मदद कर दो, मुझे कोई काम दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस गरीब लड़के को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख शीला के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है। फिर शीला मन ही मन सोचती है, ये लड़का बहुत काम का है। अगर मैं इस लड़के से अपनी सौतेली बेटी रवीना की शादी कर दूं, तो ये मेरे बहुत काम आ जाएगा और इसी बहाने हमारे सर से वो बला भी टल जाएगी। हाँ, यही करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वो कर लूँगा। इसके बाद शीला उस लड़के को पूरी प्लानिंग समझाती है कि किस तरह से अमीर बनने का नाटक करना है। शीला उस लड़के को कुछ एडवांस रुपए देकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन जब रवीना के पिताजी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं, तो शीला उन्हें इस रिश्ते की खबर देती है। सुनिए जी, मैंने अपनी बिटिया रवीना के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छे घराने से है और पैसे वाला भी है। अगर आप कहो तो मैं लड़के वालों को इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अरे, ये क्या बात हुई? पहले पता तो कर लो, लड़का कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऐसे थोड़ी ना शादी विवाह हो जाते हैं। बस आ गई ना वही बात। मैं सौतेली माँ हूँ, तो क्या मैं अपनी बिटिया रवीना के लिए अच्छा रिश्ता नहीं देखूंगी? सच कहते हैं लोग, सौतेली माँ को कोई अपनी माँ की जगह नहीं देता। रहने दो आप, यहाँ कोई मुझे अपना ही नहीं समझता। भला मैं अपनी बेटी रवीना के लिए कोई गलत रिश्ता थोड़ी ढूंढ कर लाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है बाबा, तुम आज उस लड़के को घर बुला लो। मैं एक बार लड़के से बात करके रिश्ता फाइनल कर दूंगा। इतना कहकर रवीना के पिता वहाँ से काम पर चले जाते हैं। यहाँ शीला मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अब उसके सभी पैसे बच जाएंगे और शादी विवाह में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। शीला जिस लड़के की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो गरीब लड़का रमन ही था। शीला रमन को फोन करके शाम को बुला लेती है। रमन को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो मजबूर होकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के समय रमन अच्छे कपड़े पहनकर शीला के घर आ जाता है। रमन के आते ही शीला रमन की तारीफ पे तारीफ करती है। रमन की MNC कंपनी में अच्छी नौकरी लगी है जी। रमन, सैलरी कितनी है तुम्हारी? जी वो 50। हाँ, बात हुई थी तुम्हारी माँ से।
वो कह रही थी, शुरुआत में कंपनी तुम्हें 50,000 रुपए महीना दे रही है, तो कब जाना है तुम्हें बेटा? अगले हफ्ते निकल रहे हैं। वो ऐसा है कि मेरा मुंबई में ट्रांसफर हो गया है, इसलिए हमें जाना होगा। और मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए माँ का कहना है कि शादी अगले 2 दिन में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे ये क्या बात हुई रमन बेटा? शादी विवाह जैसे फंक्शन में तो टाइम लगता है, 2 दिन में हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे बेटा? पिताजी, माँ की ये आखिरी इच्छा है कि मेरा विवाह मेरे जन्मदिन वाले दिन पर ही हो, इसलिए हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते। हमें दहेज भी नहीं चाहिए। रमन, तुम ये रिश्ता पक्का समझो बेटा। हमें तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे। हम 2 दिन में शादी के लिए तैयार हैं। इस तरह शीला रवीना के पिताजी को बोलने का मौका ही नहीं देती और खुद ही रिश्ता तय कर देती है। इस तरह से 2 दिन बाद ही रवीना और रमन की शादी हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और शादी का सामान देकर रवीना के माता पिता रवीना को विदा कर देते हैं। रमन घर पहुंचकर रवीना को सारी बातें सच सच बता देता है, जिसे सुनकर रवीना के मानो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हैं। पर कोई बात नहीं, अगर उन्हें यही मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस तरह से उस दिन के बाद से रमन जो भी थोड़े बहुत रुपए कमाता, उससे ही रवीना अपना घर चलाया करती थी। रमन के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था। फिर भी एक इंसान की लकड़ियाँ काटने से गुजारा नहीं हो पा रहा था। रमन की कमाई का अधिकतर पैसा उसके माँ के इलाज में ही लग जाया करता था, इसलिए रवीना भी रमन के साथ जंगल जाने का फैसला करती है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काटते और उन्हें ले जाकर बेच दिया करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे कि एक दिन वो दोनों लकड़ियाँ काट रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। रमन को आवाज सुनकर उस आवाज का पीछा करता है। रवीना भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी रमन देखता है कि एक छोटी बच्ची नदी में डूब रही है। रमन बिना आगे पीछे देखे नदी में उसकी जान बचाने के लिए कूद जाता है और उसे नदी से बाहर निकाल लेता है। रमन के इस व्यवहार से खुश होकर वो छोटी बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, खुश रहो रमन, मैं तुम्हारी मदद करने के स्वभाव से खुश होकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। ये लो, ये जादुई चक्की तुम ले जाओ। ये चक्की तुम्हें हर रोज सुंदर सुंदर सोने चांदी के फ्रॉक देगी, जिन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम इससे खाने पीने की चीजें भी मांग सकते हो। पर ध्यान रहे, ये चक्की कभी किसी लालची इंसान के हाथों में ना आए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रमन और रवीना परी की वो जादुई चक्की देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों खुशी खुशी वो चक्की लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर रमन जादुई चक्की से बहुत सारे सोने चांदी के फ्रॉक मांगता है और देखते ही देखते उसके सामने बहुत सारे सोने चांदी के फ्रॉक आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। इस तरह से उस दिन के बाद रमन वो सभी सोने चांदी के फ्रॉक सुनार की दुकान पर जाकर बेच दिया करता था। रमन को फ्रॉक बेचकर जो भी रुपए मिलते थे, उससे वो अपने घर का खर्चा निकालता और बाकी बचे रुपयों को गरीबों में बांट दिया करता। इस तरह धीरे धीरे करके उन दोनों ने अपना एक बड़ा घर खरीद लिया था और अब रमन की माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई थी।
उस दिन के बाद वो अपने आगे का जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताते हैं। किसी गांव में एक परी नाम की गरीब लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। परी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका रंग भी बहुत काला था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। इस वजह से परी स्कूल नहीं जा पाती थी। परी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। परी के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और परी की माँ सरिता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। इन सब कामों से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन सरिता परी को अपने साथ अपने काम पर ले जाती है। सरिता की मालकिन परी को देखकर कहती है, अरे सरिता, क्या ये स्कूल नहीं जाती? मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ से स्कूल भेज सकते हैं? हमारे लिए तो 2 समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। बस गरीबी के कारण हम इसको स्कूल नहीं भेज पाते। और तो और सब इसके काले रंग का भी बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन इसको मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सरिता, शिक्षा सभी को लेनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा। लेकिन तुम ये भी कह रही हो तुम्हारी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसे स्कूल जरूर जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए तुम अब से मेरे यहाँ एक्स्ट्रा काम करना और मैं इसके स्कूल की फीस भर दिया करूँगी। अब ये कल से स्कूल जानी चाहिए। मालकिन की बातें सुनकर परी और सरिता बहुत खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन सरिता अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती हैं। परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज तो परी का स्कूल में पहला दिन था। परी क्लास में देखती है तो सभी बच्चे बहुत अमीर अमीर और खूबसूरत दिख रहे थे और परी ही सबसे गरीब और काली लग रही थी। तभी एक लड़की परी को देखकर कहती है, देखो तो जरा, ये लड़की कितनी गरीब और काली है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है लेकिन जूते नहीं हैं। सुन लड़की, तुझे पता नहीं है ड्रेस के साथ जूते भी पहनने होते हैं। इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो करा लिया लेकिन मैनर्स बिल्कुल नहीं है। अब तो तुझे टीचर से डांट सुननी पड़ेगी। तुम लोग ऐसे मत बोलो, मेरी माँ के पास जूते के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि वो बाद में दिला देंगी। जूते चप्पल से फर्क ही क्या पड़ता है। हम इस स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं, ना कि अपना लुक दिखाने। ऐसा कहकर परी अपने डेस्क पर बैठ जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। क्लास के सभी बच्चे परी का बहुत मजाक उड़ाते थे। उसको हमेशा गरीब गरीब और काली कलूटी कहते थे, लेकिन परी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने आती थी। उसको अपनी गरीबी और काले रंग से कोई फर्क नहीं था। परी के स्कूल में ही एक विनोद सर थे। विनोद सर स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाते थे। क्लास के सभी बच्चे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन विनोद सर परी से कहते हैं, परी, तुम मेरे ट्यूशन में एडमिशन कब लोगी? सभी बच्चे मेरे ट्यूशन में ही पढ़ते हैं। शाम को अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आना ट्यूशन में एडमिशन के लिए। इसके बाद टीचर चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद परी अपने बगल में बैठी एक लड़की से पूछती है, ये विनोद सर क्या बातें कर रहे थे? ट्यूशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैंने विनोद सर से पलटकर सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्लीज तुम ही बता दो ना। देखो तो जरा इस गरीब काली कलूटी को, इसको तो ट्यूशन के बारे में भी नहीं पता। अरे बुद्धू, ट्यूशन में भी स्कूल के जैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन तुझे कहाँ पता होगा।
तू तो एक गरीब काली लड़की है ना, लेकिन तू गरीब हो या अमीर, तुझे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ना ही होगा। नहीं, मुझे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्यूशन में भी स्कूल की जैसी पढ़ाई होती है तो वो मैं घर पर ही कर लूंगी। फिर मुझे ट्यूशन जाने की क्या जरूरत। अगर तूने विनोद सर से ट्यूशन नहीं ली और अगर तू शाम को अपनी मम्मी के साथ नहीं आई तो तुझे कल ही पता चल जाएगा। परी घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ट्यूशन के बारे में सरिता को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए शाम हो जाने के बाद सरिता और परी दोनों विनोद सर के घर जाते हैं। तभी विनोद सर कहते हैं, सुनिए सरिता जी, ट्यूशन की फीस 2000 है और आपको फीस एडवांस देनी पड़ेगी। पर सर, मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप ट्यूशन की फीस थोड़ी कम कर दीजिए। देखो, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति जो भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लास के सभी बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। आपकी बेटी तो अलग नहीं है, उसे भी ट्यूशन लेना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी पैसे दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद दे देना, लेकिन इसे ट्यूशन पढ़ना ही होगा। सरिता कैसे न कैसे करके कुछ एडवांस फीस भर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरिता के पास ट्यूशन की फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। एक दिन विनोद सर परी पर ट्यूशन क्लास में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ? फीस के लिए बोलते बोलते पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन तुमने अभी तक फीस नहीं दी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सामने एक पार्क है, उसमें 50 चक्कर लगाओ और कल फीस जरूर लेकर आना। सर, 50 चक्कर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? लेकिन मेरी माँ ने तो आपसे पहले ही कहा था कि ट्यूशन की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वो स्कूल की फीस जमा करा रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आपने सभी बच्चों को डरा कर रखा है, और तो और अगर बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हें फेल कर दोगे। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप बच्चों को डराते धमकाते हैं। एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर परी अपने घर वापस आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। परी विनोद सर के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, विनोद सर बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक टीचर ऐसे भी हो सकते हैं। और तो और हमने अगर ट्यूशन की फीस नहीं दी तो वो मुझे एग्जाम में फेल कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें डरा रहे हैं बस। अगर तुम पढ़ोगी और लिखोगी और अच्छे से मेहनत करोगी तो वो तुम्हें कभी फेल नहीं करेंगे। जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी मैं उस दिन ट्यूशन की फीस जमा करवा दूंगी। अब तुम जाओ और पेपर की तैयारियां करो। परी अपनी माँ की बात समझ जाती है और वो बहुत लगन से पढ़ाई करती है। परी एग्जाम बहुत अच्छा देती है और कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट देखकर परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल थी। तभी वो विनोद सर के पास जाती है और उनसे कहती है, सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सभी सब्जेक्ट्स में फेल कैसे हो गई? आपने ऐसा क्यों किया? आपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरी थी सर। उस दिन मेरी बात को तूने हल्के में लिया था ना, और तो और तूने मेरे ट्यूशन की फीस भी नहीं जमा करी थी, इसीलिए उस चीज की सजा तुझे मिली है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। प्रिंसिपल सर सारी बातें सुन चुके थे। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? 4 पैसों के चक्कर में तुमने एक बच्ची को फेल कर दिया
मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसे शिक्षक के लिए कोई जगह नहीं है। आप मिशी मैम को देखो, फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से अभी के अभी। प्रिंसिपल सर विनोद सर को स्कूल से निकाल देते हैं। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सॉरी परी, हमने तुझे गरीब और काली समझकर तेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। तूने अपनी सूझबूझ से हमें बचा लिया। अब हमें उनके ट्यूशन नहीं जाना होगा। जो भी बच्चे परी का मजाक उड़ाते थे वो सब परी से माफी मांगते हैं। फिर प्रिंसिपल सर परी को अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। अब परी की क्लास के सारे बच्चे परी के फ्रेंड्स बन चुके थे। परी अब उन्हीं सबके साथ मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।